बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज मैं कक्षा 7 की एसएसटी विषय के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषय भारत के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं। यह भारत का मध्यकालीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उससे पहले का इतिहास पढ़ा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 ईस्वी मानी जाती है। उससे पहले का जो इतिहास है उसे हम मध्यकालीन मेडिएवल इंडिया मध्यकालीन भारत के रूप में पढ़ा जाता है। बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो उसे आप सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का सूचना आपको पहले मिल जाए। आप उससे पहले तैयार हो जाएं, सज्ज हो जाएं पढ़ने के लिए और विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें। यदि आप विषय वस्तु को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो हमेशा आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, हमेशा आप भ्रम की स्थिति में बने रहेंगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वह क्लियर नहीं हो पाएगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य है बच्चों कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, हर प्रकार से क्लियर कर दूं। आप जिस प्रकार से समझना चाहते हैं मैं उसी प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। अब आप किस प्रकार से समझना चाहते हैं यह तो आपके कमेंट के माध्यम से ही हमें पता चल पाएगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पर उसे और भी सुधार कर आपके हिसाब से, आपके तरीके से उसे बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। आपका चैप्टर यह 16वां है, इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसका मतलब हुआ स्वतंत्र राज्यों का उदय। इमरजेंस माने या आपातकालीन नहीं हुआ, यहाँ इसका मतलब है उदय। स्वतंत्र राज्यों का जो अस्तित्व में आया उसका उदय। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पढ़िए, देखिए दिया हुआ है, मुगल एम्पायर हैड नीटेड द होल कंट्री इनटू वन सिंगल यूनिट। मुगल साम्राज्य जो है पूरे देश को, संपूर्ण देश को एक इकाई के रूप में गुथना चाहता, गुथ चुका था, मतलब एक इकाई उससे बना दिया था। द डेथ ऑफ द एम्पायर औरंगजेब लेड टू ए स्टडी डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। जैसे ही मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके मृत्यु के पश्चात मुगल एम्पायर धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। देखिए हमने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, उसको ध्यान देखिए। डेथ ऑफ औरंगजेब जो है 1707 ईस्वी में है। डेथ ऑफ अंग्रेज 1707 ईस्वी में है। यहाँ देखिए, अब यहाँ आइए। ग्रेजुअली इट लॉस्ट इट्स ग्लोरी, मतलब क्रमशः धीरे धीरे वह अपनी ख्याति को खोने लगा। एंड द एम्पायर बिकेम लिमिटेड टू ओनली ए फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स अराउंड दिल्ली। और यह पूरा साम्राज्य जो है दिल्ली के चारों तरफ कुछ ही वर्ग किलोमीटर में सिमट गया। इन 1803 द ब्रिटिश आर्मी ऑक्युपाइड दिल्ली, मतलब 1803 ईस्वी में ब्रिटिश आर्मी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। एंड द मुगल एम्पायर बिकेम ए मेयर प्रिजनर। और वहाँ का मुगल सम्राट जो था, उस समय का तत्कालीन जो मुगल सम्राट था, वह एकमात्र पेंशनर बनकर रह गया। द वार्स ऑफ सक्सेशन हैड बिकम ए ट्रेडिशन एमोंग द मुगल्स। वार ऑफ सक्सेशन मतलब उत्तराधिकारी की लड़ाई में, मुगलों के बीच में उत्तराधिकार का लड़ाई जो है सो एक परंपरा बन गया था। दिस डिटोरेटेड द पॉलिटिकल एंड द फिनेंशियल कंडीशन ऑफ द एम्पायर। इससे क्या हुआ कि साम्राज्य की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होने लगी। देखिए यहाँ होता क्या है, एक बहुत बड़ा सम्राट जब साम्राज्य छोड़ के चला जाता है, अब देखते होगे आप ना, से कोई माता पिता धन छोड़कर चला जाता है और उसका बच्चा यदि नालायक हो जाता है, कमाने वाला नहीं होता है, वह अपने से पुरुषार्थ नहीं कर पाता है, तो वह बच्चा क्या करता है,
पिता के धन के लिए, पिता के द्वारा अर्जे हुए धन के लिए लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ मुगल एम्पायर में भी हुआ। औरंगजेब के मृत्यु के बाद औरंगजेब के जो मतलब के बाद वाले जो मुगल साम्राज्य हुए वो निकम्मे साबित हो गए, वो मतलब उतने अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाए, है ना। और वह उत्तराधिकारी की लड़ाई में जो है तो मतलब व्यस्त हो गए, एक दूसरे से आपस में ही लड़ने लगे। इस प्रकार यदि आप किसी के घर में भी यदि हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, संघर्ष होता रहेगा, तो वह घर तो बर्बाद ही होगा धीरे धीरे ना। और किसी तीसरे को स्थान मिल जाएगा, कुछ बोलने का मौका मिल जाएगा, और वह तीसरा व्यक्ति जो है उस घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करेगा। ठीक इसी प्रकार जो है मुगल एम्पायर के साथ भी हुआ। मुगल एम्पायर जब पतन की ओर जाने लगा तो उसमें प्रवेश हुआ अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने जो है 1803 ईस्वी में ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, मुगल दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, और जो वहाँ के तत्कालीन जो मुगल एम्पायर थे, है ना, वह जो है तो मात्र एक पेंशनर बनकर रह गया। अब देखिए, मैनी लोकल एंड रीजनल फोर्सेस स्टार्टेड इमर्जिंग इन इंडिया। ऐसी स्थिति में भारत में जो है बहुत सारी स्थानीय और क्षेत्रीय इकाइयाँ बल जो है तो धीरे धीरे प्रकट होना प्रारंभ हुआ। इन 18th सेंचुरी, अब देखिए यहाँ 18th सेंचुरी दिया हुआ है, 18वीं शताब्दी। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, शताब्दी का मतलब हुआ सत जोड़ अवधि, सत माने 100, अब्द माने वर्ष, अब्द माने वर्ष होता है और सत माने 100 होता है, 100 सालों का। तो 18th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 1700 से 1800 के बीच में। यदि हम उसी तरह से 19th सेंचुरी कहेंगे तो क्या होगा, 1800 से 1900 के बीच में। यदि हम 17th सेंचुरी कहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 1600 से 1700 के बीच में। इस तरह से इसको आप समझिए। यहाँ 18th सेंचुरी का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब हुआ 1700 से 1800 के बीच में। मतलब इन द 18th सेंचुरी ए लार्ज नंबर ऑफ independent and semi-independent powers came to the front like Bengal, Awadh, हैदराबाद, मैसूर एंड मराठा किंगडम्स। कहने का मतलब यह हुआ कि इसी प्रकार जब इंडिपेंडेंट हुआ स्टेट्स, मतलब कुछ मतलब स्वतंत्र और कुछ अर्ध स्वतंत्र शक्तियां जो है, जैसे बंगाल हुआ, अवध हुआ, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, ये सब जो है अस्तित्व में आया। द ब्रिटिश, देख यहाँ जो है सेमी किंग क्या कहते हैं, यहाँ एक बात समझ लीजिए, सेमी इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इस बात को समझिए। इंडिपेंडेंट माने हो गया पूर्ण स्वतंत्र, और सेमी इंडिपेंडेंट माने अर्ध स्वतंत्र। कहते हैं राजा का शासन चलता ही रहेगा, लेकिन एक अलग शासन भी जैसे उसके बीच में उभर जाएगा, उसके पैरेलल में एक अन्य शासन भी उभर जाएगा। द ब्रिटिश हैड टू ओवरकम दीज पावर्स टू एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिश ने जो है इन शक्तियों को जीतकर भारत में एक साम्राज्य को स्थापित कर चुका था, है ना। इन शक्तियों को जीतकर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था। सम ऑफ दीज स्टेट्स हैड कम इनटू एक्सटेंस। कुछ राज्य जो है सो अस्तित्व में आ चुका था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग अवे ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस फ्रॉम द मुगल एम्पायर। क्योंकि मुगल एम्पायर से कुछ राज्यों के गवर्नर वहां से टूटने के कारण कुछ राज्य जो है अस्तित्व में आ चुके थे। मतलब मुगल एम्पायर में ही जब एम्पायर के वंशज ही जब आपस में लड़ने लगे, तो उस समय जो कुछ राज्यों के जो राज्यपाल थे, गवर्नर जो थे, वो जो है तो मुगल एम्पायर से टूट करके एक अपना अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। सम अदर स्टेट्स केम इनटू पावर। कुछ अन्य स्टेट्स जो भी शक्ति में आए, क्योंकि रिवोल्ट बाय द लोकल चीफ्स एंड जमींदार। कुछ जो हुआ चीफ, मतलब क्या हुआ, चीफ मतलब क्या मतलब हुआ मुखिया और जमींदार। कहीं का सरदार होता है, चीफ सरदार को भी कहा जाता है, तो सरदार और जमींदार, इनके विद्रोह के चलते भी जो है तो कुछ स्टेट जो है अस्तित्व में आया। सम अदर स्टेट्स केम इनटू पावर बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट बाय लोकल चीफ्स एंड जमींदार्स। मतलब स्थानीय सरदार जो होता है और जमींदार जो होता है, उसके विद्रोह के चलते भी जो है तो कुछ राज्य जो है तो अस्तित्व में आया। बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एबल टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स। लेकिन दुर्भाग्यवश वे राज्य जो है अपनी आर्थिक स्थिति को उतना सुदृढ़
नहीं कर पाए, नहीं मतलब उन्नत कर पाए। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलें बंगाल की तरफ। अब बंगाल की तरफ चलते हैं। चलिए, बंगाल में मुर्शिद कुली खान ये जो है से सेंट्रल अथॉरिटी के वीकनेस का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। मुर्शिद कुली खान टुक एडवांटेज ऑफ द बिग सेंट्रल अथॉरिटी एंड टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द बंगाल वेयर ही हैड बीन अपॉइंटेड एज ए सूबेदार एंड ए दीवान एंड देन ए दीवान। देखो यहाँ समझने की बात है। मुर्शिद कुली खान ने मतलब केंद्रीय प्राधिकारी का वीकनेस का फायदा उठाया, कमजोरी का फायदा उठाया, और उसने जो है बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जहां वह पहले सूबेदार था और उसके बाद वह दीवान था। जहां वह पहले क्या था, सूबेदार था, और उसके बाद वह दीवान बना था। ही बिकेम द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल ओनली इन 1717 CE। यहाँ सी का मतलब कॉमन इरा है ना, करेंट इरा। मतलब कहने का मतलब वह बंगाल 1717 ईस्वी में बंगाल राज्य का प्रांत का गवर्नर बना था, राज्यपाल बना। एंड एस्टेब्लिश्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस देयर। और वहाँ पर उसने अंदर का और बाहर का, इंटरनल माने आंतरिक हुआ और एक्सटर्नल माने बाहरी शांति को स्थापित किया। मतलब बंगाल में जो आंतरिक विद्रोह था उसको भी शांत किया, और एक्सटर्नल बाहरी जो विद्रोह था उसको भी शांत किया, और वहाँ शांति स्थापित की। मतलब याद रखिए डेट, यहाँ डेटे याद करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। 1717 ईस्वी में गवर्नर बना था। कौन बना था? मुर्शिद कुली खान। कहाँ का बना था? तो बंगाल का बना था। बंगाल में वह पहले क्या था, पहले वह सूबेदार बना था, उसके बाद वह उसका प्रमोशन हो गया तो वह दीवान बन गया, और उसके बाद वह 1717 में बंगाल का गवर्नर बन गया। ही ऑर्गेनाइज द रेवेन्यू सिस्टम। उसने रेवेन्यू सिस्टम को संगठित किया। रेवेन्यू सिस्टम का मतलब हुआ कर, जनता से जो कर लिया जाता है। जैसे हम लोग भी अभी टैक्स देते हैं, हम लोग कोई भी वस्तु खरीदते हैं चाहे बेचते हैं तो हम लोग को कुछ टैक्स देना पड़ता है। उसी प्रकार वहाँ भी जो है उस समय भी तत्कालीन समय में भी रेवेन्यू सिस्टम था, है ना। सॉरी बच्चों। एंड गेव लोन्स टू द पुअर कल्टिवेटर्स। और उसने जो गरीब किसान थे, कल्टिवेटर माने होता है किसान, खेत जोतने वाला, तो गरीब जो किसान थे उसको उन्होंने लोन भी दिया, कर्ज भी दिया। ही ग्रांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द हिंदूज एंड मुस्लिम इन द अपॉइंटमेंट टू हाई ऑफिशियल पोस्ट। उन्होंने बराबर का अधिकार हिंदू और मुस्लिम को दिया। यदि मतलब उच्च अधिकारी के पोस्ट पर, हाई ऑफिशियल पोस्ट का मतलब उच्च अधिकारी के पद पर हिंदू और मुसलमान दोनों को जो है उन्होंने बराबर का अधिकार दिया। आफ्टर मतलब हिंदू और मुसलमान में मुर्शिद कुली खान ने कोई भेदभाव नहीं किया। उसने जो भी काम किया दोनों से काम कर लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ द मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान के मृत्यु के पश्चात सुजाउद्दीन और अलवर्दी खान बिकेम द नवाब्स ऑफ द बंगाल सब्सिक्वेंटली। मुर्शिद कुली खान के मृत्यु के पश्चात सुजाउद्दीन और अलवर्दी खान जो है बंगाल का क्रमशः नवाब बना। यहाँ क्रमशः का मतलब समझ लीजिए, पहले सुजाउद्दीन बना, उसके बाद अलवर्दी खान आया। तो तीन को बंगाल की चर्चा है, बंगाल के तीन नवाब की चर्चा है। एक है मुर्शिद कुली खान जिन्होंने बंगाल की स्थापना की, सुजाउद्दीन हुआ, और उसके बाद अलवर्दी खान आए। ऑल द थ्री नवाब्स ऑफ बंगाल से रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड। ये तीनों नवाब बंगाल के जो थे रियलाइज किए, ट्रेड के व्यापार के महत्व को पहचाना, उन्होंने अनुभव किया, और इस प्रकार प्रोवाइडेड ऑल फैसिलिटी टू द लोकल एंड फॉरेन मर्चेंट्स। और इस प्रकार उसने स्थानीय और विदेशी दोनों को जो है तो बराबर सुविधाएं प्रदान की ताकि वहां व्यापार की तरक्की हो। दे बिल्ट रोड्स। उन्होंने क्या बनाया, वहां रोड बनाया, सड़कों को बनाया, थानाज मतलब पुलिस सिपाही जहां रहते हैं वहां थाना बनाया इत्यादि। दे इवन फोर्स्ड द ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ओबे द लॉज ऑफ द लैंड एंड पे द सेम कस्टम्स ड्यूटी एज वाज पेड बाय लोकल मर्चेंट्स। और उसने यह भी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फोर्स किया था, बाध्य कर दिया था उसके अधिकारियों को
सो वो भी जो हमारे नियमों को पालन करे और साथ साथ में जो कस्टम ड्यूटी जो मतलब जो वहाँ का लोकल मर्चेंट देता है, स्थानीय मतलब व्यापारी जो देता है, वो भी पेमेंट करे ईस्ट इंडिया कंपनी के। मतलब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी। लेकिन यहाँ क्या तुम जानते हो, डू यू नो पढ़ना जरूरी है। यहाँ डू यू नो पढ़ के समझो। द नवाब्स ऑफ बंगाल वे आर शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड माने होते दूरदृष्टि, अल्प दृष्टि, मतलब दूरदृष्टि नहीं था, फार साइटेड नहीं था। फार साइटेड रहता तो आगे देखने वाला, आगामी, मतलब अब भविष्यवाणी जो मतलब जान जाता है आगे क्या हो सकता है, तो वह शॉर्ट साइटेड था नवाब। और फेल टू द सी इंक्रीजिंग द थ्रेट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते हुए थ्रेट को, मतलब डर को, भय को, मतलब वह पहचानने में असफल हो गया, देखने में असफल रहा। एज दे वे आर इग्नोरेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनीज इन अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ एशिया एंड साउथ अमेरिका। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पश्चिम में मतलब वेस्टर्न पश्चिम में जो है अफ्रीका में और कुछ एशिया के पार्ट्स में और साउथ अमेरिका में, मतलब पूरी तरह से वहाँ जो बर्बादी हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के चलते, उससे यह बंगाल के नवाब जो अनभिज्ञ थे, इग्नोरेंट थे। इग्नोरेंट माने अनभिज्ञ होना, नहीं जान पाना, उनसे वह जान नहीं पाए, उतना उनके पास में नॉलेज नहीं था, उतना उनके पास दूरदृष्टि नहीं थी, दृष्टि नहीं थी। अब चलिए यहाँ तक हम आपको पूरा एक बार सारांश में आपको समझा देते हैं। से मतलब मुगल एम्पायर के टूटने के पश्चात, जैसे औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, तो उसके टूटने के बाद जो है छोटे छोटे राज्य जो है से बनने शुरू हो गए, है ना। कुछ राज्य जो है वहाँ से निकल गए और कुछ राज्य निकले पर जो है तो सेमी इंडिपेंडेंट रह गए, है ना। सेमी इंडिपेंडेंट में ही बंगाल था, और बंगाल में जो निकले वो मतलब मुर्शिद कुली खान जो है तो बंगाल की स्थापना किए, है ना। पहले वहाँ के वो सूबेदार थे, बाद में वो दीवान बने, बाद में 1707 ईस्वी में वो बंगाल राज्य के गवर्नर बने। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किया? एक रेवेन्यू सिस्टम को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और जो पुअर कल्टीवेटर जो गरीब किसान थे उसको लोन दिया, और साथ साथ में जो है हिंदू और मुस्लिम इनको जो है तो उच्च ओहदे पर नियुक्त करने में कोई मतलब भेदभाव नहीं किया, मतलब बराबर का जैसे मौका दिया। उनके मरने के बाद, मुर्शिद कुली खान के मरने के बाद शुजाउद्दीन और अलवर्दी खान ये जो है तो बंगाल के नवाब बने। इन तीनों नवाबों में खासियत, तीनों नवाबों ने जो है सो यहाँ के व्यापार को पहचाना, और व्यापार के महत्व को पहचाना, ट्रेड के इम्पोर्टेंस को पहचाना, ट्रेड में मीन्स व्यापार, उसको पहचाना, और इसलिए वह वहाँ के स्थानीय और विदेशी सौदागरों को, व्यापारियों को पूरा फैसिलिटी, व्यापार करने का पूरा संसाधन वो जुटाए, जो मतलब संसाधन होना चाहिए वो दिए, फैसिलिटी मतलब व्यवस्था दिए। उसके बाद जो है तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने रोड बनवाया, थानाज बनवाए। उन्होंने यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे, मतलब पदाधिकारी थे, उनको भी जो है व्यापार करने का मौका तो दिया, लेकिन उनको भी उनसे कस्टम ड्यूटी लिया। कस्टम ड्यूटी का मतलब है मतलब कर, है ना, आबकारी कर कहते हैं उसको, है ना, हिंदी में उसको आबकारी कहते हैं, है ना। आबकारी कर लिया मतलब जितना वो लोकल मर्चेंट से लेते थे वही आबकारी कर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल को भी देना पड़ता था। लेकिन एक कमी रह गई। क्या कमी रही बंगाल के नवाब में? ये डू यू नो से हम पहचान पाएंगे। सो डू यू नो से यह पहचान पा रहे हैं, जो दिया हुआ है उसका कहने का मतलब यही है। सो बंगाल के नवाब में मतलब फार साइटेड नहीं था, मतलब दूरदृष्टि नहीं था, अल्प दृष्टि थे। वे जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बढ़ते हुए डर को वह पहचान नहीं पाए, उसको पहचानने में वह असफल हो गए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के चलते पश्चिम में और अफ्रीका में, कुछ एशिया के कुछ भागों में और साउथ अमेरिका में काफ़ी नुकसान हुआ था। उस नुकसान से वह अनभिज्ञ थे, वह उसको पहचान नहीं पाए। बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, यदि मेरी बात आपको समझ में आती है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन प्रेस जरूर कर लें, जिससे होगा कि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाएगी। और अब आगे हम अवध के बारे में, हैदराबाद, सिख के बारे में, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।